हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल शिक्षा सार में। मैं हूं आपके साथ अंजलि विजयवाड़। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को जाना कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। फिर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को लिखने के तरीके वर्ड इक्वेशंस में लिखा था और केमिकल इक्वेशंस में लिखा था ना। उसके बाद में हमने देखा था कि बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, जिसमें हमने बेसिकली 2 मेथड देखे। 2 मेथड कौन से थे, हीट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड था हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक मेथड में हमने क्या अप्लाई करा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट नंबर ना लगा करके उसमें कोफिशिएंट अल्फ़ाबेटिकल लगा रहे थे और उसमें अल्फ़ाबेट की वैल्यू रख करके उसमें निकाल करके फिर वहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे थे। उसके बाद में हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है वो बैलेंस हो रही थी। वहीं अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड की बात करें तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हमने क्या देखा, उसमें हम कोफिशिएंट नंबर लगा रहे थे दोनों तरफ। उसके कुछ रूल्स और स्टेप्स थे जिसमें हमने क्या करा, दोनों तरफ के स्टेप्स में फॉलो करा। उसमें हमने देखा कि उसके काउंटिंग करी हमने उसके एटॉम्स की, फिर उसके बाद में हमने उसको बैक बॉक्सेस में अरेंज करा। बॉक्स में अरेंज करने के बाद हमने उसमें दोनों तरफ जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसके नंबर ऑफ एटॉम्स काउंट करे। नंबर ऑफ एटॉम्स काउंट करने के बाद जिस तरफ बैलेंस नहीं था उस तरफ हमने मल्टीप्लाई करके उस तरीके से कोफिशिएंट नंबर लगा करके उनको बैलेंस करा। तो वो हमारे 2 मेथड हो गए ना। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 5 टाइप्स की मैंने आपको बताई थी। आज मैंने यहाँ पे नोट नहीं करा है, मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दूंगी। बेसिकली जो हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है वो 5 टाइप्स की होती है। 5 टाइप्स में भी हमने देखा कि सबसे पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड केमिकल रिएक्शंस थी हमारे डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ थी डबल डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ थी रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलता है। चलिए तो जिसमें हमने सबसे पहले जो रिएक्शन देखी थी उसमें देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को मैं अगर आप सरल फॉर्म में इजीली आपको समझाऊं तो हमारे पास कोई एक दो ये सब्सटेंस या कि एलिमेंट है और ये एक नया एलिमेंट या सब्सटेंस कंपाउंड फाउंड करते हैं। ये क्या करते हैं, दो कोई हमारे पास एलिमेंट या सब्सटेंस है वो दोनों ऐड होकर के एक नया सब्सटेंस या कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वही अगर हम डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है, कोई एक कंपाउंड या एलिमेंट है वो क्या है बिखर करके 2-3 पार्ट्स या 2-3 एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोल रहे थे। तो हमने ये दोनों रिएक्शंस इनको कंप्लीटली विद एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट नाम में ही सब कुछ छुपा है, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। डिस्प्लेस यानी कि इसमें क्या है, प्लेस हमारे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड की वो चेंज हो जाएगी। डिस्प्लेस एक जगह से दूसरी जगह वो प्लेस कर लेगा, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह पर ऐसे इस तरीके से अपनी जगह छोड़ देगा और नई जगह पर वो चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी सबसे पहले क्या देख लेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। Those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions। यानी कि those reactions ऐसी reaction in which one element, जिसमें one element यानी कि एक element, वो element हमारा क्या हो सकता है, वो metal भी हो सकता है और हमारा नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर नॉन मेटल मेटल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, टेक्स द प्लेस यानी कि प्लेस ले लेते हैं ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट्स की जगह ले लेते हैं इन अ कंपाउंड ऑफ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो किसी एक एलिमेंट्स की क्या है दूसरे एलिमेंट्स की जगह ले लेते हैं, एक जगह से दूसरे एलिमेंट्स की जगह ले लेंगे, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट। आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। These reactions are generally found to occur in the solution. The element involved may be metal or non-metal।
चलो इस पॉइंट को हम फिर कंप्लीट करेंगे। पहले आप इस बात को समझेंगे कि क्या है, ये हमारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट्स की जगह पर प्लेस हो जाते हैं, जगह चले जाते हैं। तो इसमें अब ये बात आती है कि इन्होंने जो अपना प्लेसेस चेंज करा है वो किस बेस पर चेंज करा है। सवाल ये आता है कि इन्होंने जो अपनी प्लेस चेंज करी है वो कैसे करी और किस आधार पर करी। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होता है, हम क्या समझेंगे, इन्होंने जो प्लेसेस अपनी चेंज करी इसमें कुछ रिएक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें कुछ इसकी क्या करेगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है वो वीक एलिमेंट्स को धक्के मारकर भगा देता है। ठीक है, वीक एलिमेंट्स चला गया, वीक एलिमेंट्स साइड हो गया और जो वीक एलिमेंट्स की जगह थी वो किसने कर दी, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ने ले ली हमारे। तो इसमें यही होता है, जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो बेचारे वीक एलिमेंट्स को हटा देता है, वहाँ पर अपने आप प्लेस हो जाता है। तो इसी किस आधार पर, उन मेटल्स और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है उस आधार पर ये रिएक्शन चलेगी। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट्स और मेटल नॉन मेटल की क्या होती है, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली कैसे चलती है। अगर आपको ये पूरी सीरीज याद है तो आप कंप्लीटली इसको पूरे तरीके से क्लियर और सही कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जानेंगे, क्या जानेंगे हम इसमें, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसको समझते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको यहाँ पे लिख कर देती हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है और सबसे ज़्यादा कम कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, हम यहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर देखें तो सबसे ऊपर जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है हमारा पोटेशियम। हम दूसरे पेन से लिख देंगे। सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम होता है, उसके बाद में हमारा सोडियम होगा, उसके बाद में हमारा कैल्शियम होगा, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम होगा। ये इनके रिएक्टिविटी जो इसकी रिएक्टिविटी है उसके बेस पर हम इसको अरेंज करते हैं। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन के बाद हमारा आता है लेड, उसके बाद में इसकी के नीचे आएगा हमारा हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर के बाद आएगा मरकरी के बाद आएगा सिल्वर और सिल्वर के बाद आएगा हमारा गोल्ड। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। तो ये जो हम अरेंजमेंट लगाते हैं ये इसी के नीचे, यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है लेकिन ये इसके नीचे वाला पोर्शन है, इसी के आगे ये सीरीज बनती है। अब बात आती है कि इनकी रिएक्टिविटी हमने इसको जो अरेंज किया वो किस आधार पर करा, किस बेस पे करा। तो हमने जो इनकी अरेंजमेंट करा है वो करा है इनकी रिएक्टिविटीज़ के आधार पर कि कौन सा एलिमेंट्स कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कितना ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो इनका अरेंजमेंट है, सबसे ऊपर वाला जो साइड होगा, सबसे ऊपर वाली जो पोर्शन है, ऊपर वाले में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो वाला एलिमेंट होगा। और जो सबसे लास्ट में हमारा गोल्ड है, जो ये लीस्ट क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। दैट मीन्स कि जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट्स होगा, मेटल होगा, वो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी पाई जाती है। सबसे नीचे हमारा ए यानी कि गोल्ड है, इसमें लीस्ट रिएक्टिव होगा, यानी कि इसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत कम है। अब आपको एक एग्जांपल समझूंगी। हम सोच रहे थे सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आपके पास एक सवाल भी होगा 9th में कि सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखा जाता है। यही वो एक वजह है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, इसकी जो एक्टिवनेस है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इसको हम खुले इन्वायरमेंट में छोड़े तो ये क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको वाटर में रखें तो पानी में भी ये रिएक्शन करके पानी में भी जल जाता है। तो इसीलिए इसको क्या करा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम भी बेचारा नीचे रह गया। इससे भी जो मोस्ट रिएक्टिव जो हमारा एलिमेंट है वो हो जाता है हमारा पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा हमारा पोटेशियम और सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होगा हमारा गोल्ड। कैसे होगा, गोल्ड को आप पानी में डालो, साबुन लगाओ, पहनो, कुछ भी करो, मतलब उसको कोई रिएक्टिव नहीं होता, उसमें रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन,
हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, इसके अलावा सिल्वर और हमारा गोल्ड, ये सब हमारे क्या है, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको मैंने रिएक्टिविटी के आधार पर लगाया है। ऊपर के हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है, हमारे हाईली रिएक्टिव होंगे। उसके अलावा हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम कुछ एग्जांपल से हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कि किस आधार पर हमारी रिएक्शंस चलती है। चलिए, तो एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे। लीस्ट रिएक्टिव, चलिए हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन दे देंगे। चलो, एग्जाम्पल में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। जब हम कॉपर सल्फेट के साथ जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमें इसमें क्या है, अब देखो आप, इसमें कॉपर है और इसमें जिंक है। यहीं से आप देखेंगे, देखो कॉपर हमारा कहाँ पर है, हमारा कॉपर है ये यहाँ पर, और हमारा जिंक कहाँ है ये। यानी कि जो हमारे जिंक की एक्टिविटी रिएक्टिविटी है वो कॉपर की तुलना में, कॉपर के कंपेयर में जिंक हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक हमारा क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से धक्के मार के निकालेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पे देखो रिएक्शन हो जाती है हमारी ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस हमारा हो जाएगा Cu, ये Cu अलग हो गया। तो हमारी रिएक्शन यही बताती है कि कॉपर हमारा क्या है, कम रिएक्टिव है जिंक की तुलना में। जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक हमारे कॉपर को यहाँ से इसका प्लेस हटा देगा, इसकी प्लेस को यहाँ से धक्के दे देगा और अपने आप यहाँ पर SO4 के साथ ऐड हो जाएगा और जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और कॉपर हमारा साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमें इसी आधार पर मिलता है। फिर हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। अब आप इस कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम का एग्जाम्पल भी यहीं से देखो, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन पूरी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली याद है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपर का स्थान देखोगे, कॉपर की जगह कहाँ पर है, कॉपर ये है हमारा और मैग्नीशियम हमारा ये रहा, भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को साइड कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो हमारा बनेगा MgSO4 प्लस सेकेंड बनेगा हमारा Cu, हमारा साइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलती है। तो इसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे लेकिन आपको इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए और पूरा बैलेंस करने के लिए आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो आप इस रिएक्शंस को, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आसानी से कर लोगे। फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, CuSO4 प्लस आयरन। हम जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस आयरन के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या होगा, अब फिर इसी में आ जाओ कि हम रिएक्टिविटी सीरीज को चेक कर लेते हैं। हमारा जो आयरन की जगह है, आयरन है हमारा ये यहाँ पर, उसके अलावा हमारा कॉपर है यहाँ पर। तो देख लो, आयरन मोस्ट रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में, तो आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। फिर यहाँ पर भी यही कंडीशन आने वाली है, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन आने वाली है। तो आपको इन 3-4 एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज का ही कमाल है। हमें रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो हम इन रिएक्शंस को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमारा कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2 इसका फॉर्मूला होता है, साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, लेड के साथ करवा देंगे हम इसकी रिएक्शन। तो जब हमारी कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं हम लेड के साथ, तो हमारा ये क्या करेगा, लेड क्लोराइड, हमारा ये लेड क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा और कॉपर चला जाएगा हमारा अलग। लेड क्लोराइड CO। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन जब हम क्या करवाएंगे, लेड के साथ करवाएंगे, तो लेड क्लोराइड और कॉपर हमारा साइड हो जाएगा। ये कैसे हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज आपको जानते हैं।
तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत ज़्यादा क्लियर, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि क्या है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है। हमारा मोस्ट रिएक्टिव जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव जो हमारा एलिमेंट्स होता है, वो वीक एलिमेंट्स यानी कि वीक रिएक्टिव एलिमेंट्स या इसकी तुलना में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, साइड कर देता है और आपस में क्या है कंपेयर करके न्यू कंपाउंड या न्यू कंपाउंड फाउंड कर देता है, न्यू सब्सटेंस फाउंड कर देता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख के दूंगी जिससे आपको क्या है, आप उसको नोट करेंगे। आपको जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस रिएक्शंस को समझने में। चलिए तो मैंने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिख दिए जिससे आपको क्या है एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल क्या लिखे मैंने, AgNO3 प्लस कॉपर। जब ये AgNO3 हमारा क्या करता है, कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या है CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag यानी कि हमारा बनाएगा ये सिल्वर, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम कॉपर के साथ कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर हमें मिलता है। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाती है। उसके अलावा हमने देखा क्लोरीन की पोटेशियम आयोडाइड है तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शंस मैग्नीशियम के साथ कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर हमें देखने को मिलता है। ये रिएक्शन सिर्फ इसी बेस पर हुई, आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम की जो हमारी रिएक्टिविटी है कॉपर की क्या है, कॉपर की कम है और मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम क्या है, कॉपर की जगह पर जगह ले लेता है और कॉपर को साइड कर देता है। इसी आधार पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। बात करें अगर इन रिएक्शंस में कलर्स की तो हमारा जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर, इनका होता है वाइट, इनका होता है हमारा कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। और बाकी ये व्हाइट कलर का होगा, मैग्नीशियम सल्फेट भी व्हाइट कलर का होगा, कॉपर हमारा ब्राउन कलर। फिर यहाँ पर अगर FeSO4 बन रहा है तो ये ग्रेइश कलर का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आयरन ग्रेइश कलर का है, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का है, कॉपर हमारा होता है ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन समझेंगे विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए तो मैंने यहाँ पे 4th टाइप की केमिकल रिएक्शंस लिख करके नोट कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको समझेंगे, लेकिन इसे समझने से पहले हमारा एक पॉइंट पीछे रह गया था जिसे मैंने बोला कि बाद में समझाएंगे, उसको मैं आपको फाइंड आउट कर देती हूँ। उसमें क्या कह रहा था कि जो सेकंड पॉइंट था उसमें बोल रहा था वो कि जो हमारा हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल्स को क्या करता है, रिएक्टिव लेस कर देता है, उसको हटा देता है। और जो हमारा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देता है। यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हटा देगा और वहाँ पर अपनी जगह ले लेगा, और वैसे ही क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल अपनी जगह से लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देगा और अपने आप उसकी जगह पर आ जाएगा। यही उसका मीन था, वही मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है ना। उसके बाद में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है दोज रिएक्शन इन विच both the reactants exchange their ions to form two new compounds is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स कि हमारे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को, और आयंस चेंज करने के बाद जब उनके आयंस चेंज हो जाते हैं जो हमें प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसमें क्या होता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। उसमें जो फॉर्म होंगे तो 2 न्यू कंपाउंड्स होंगे, डबल डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी कि प्लेस 2 बार चेंज हुई है तो 2 नए कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम बोल सकते हैं कि हम क्या है, जैसे रिएक्शन है हमारे पास, जैसे आप इसमें समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास रिएक्शन है AB प्लस CD, तो हम बोल सकते हैं A किसके साथ जुड़ गया और ये जुड़ गया इसके साथ AC प्लस BD। इस तरीके से हम रिएक्शन बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्शन जो इस तरीके से देखने को हमें मिलती है। फिर ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूजुअली अकर सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट कम्स आउट। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा यूजुअली बेसिकली जो हमारी होती है सॉल्यूशन में होती है, और उस सॉल्यूशन में होने के बाद हमारा क्या होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट हमें मिलेगा इनसॉल्युबल जो होगा, और उसके अलावा हमें प्रेसिपिटेट यानी कि PPT हमें देखने को मिलता है, जो क्या होता है
एक हार्ड फॉर्म में होता है सीमेंट लाइक, उसके कलर पीपीटी में हमें बेसिकली कलर याद रखने होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्शन हुई और 2 हमारे पास सब्सटेंस मिलते हैं और उन सब्सटेंस में एक हमें मिलेगा पीपीटी जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो हमने जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें हमने एक प्रेसिपिटेट वाला पॉइंट भी पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ी थी, प्रेसिपिटेट जिसमें फॉर्म हो रहा था उसमें कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। ये रिएक्शन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेसिकली आपने पहले ही पढ़ ली है, फिर भी आप उसको एक बार समझेंगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में AgCl तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पर। देखो, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट में हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। यानी कि हम सिल्वर नाइट्रेट में जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड जो हमारा क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है, और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारा बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं Na2SO4, दैट मीन्स कि सोडियम सल्फेट के साथ हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा, देखो बेरियम की जो वैलेंसी होती है +2 और हमारी सोडियम की क्या होती है, हमारी सल्फेट की होती है SO4 की होती है हमारी +2। तो हमारा बेरियम क्या है, सल्फेट के साथ ऐड हो जाएगा, ये क्रिस क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाता है। तो हमारा बनाएगा BaSO4 प्लस बनाएगा हमारा 2NaCl। दैट मीन्स कि जब हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सल्फेट के साथ तो हमारा जो फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट और 2NaCl, दैट मीन्स कि सोडियम क्लोराइड। जो BaSO4 है ये हमारा होता है वाइट पीपीटी। और यहाँ पर जो हमारा AgCl है क्या है, हमारा सिल्वर क्लोराइड है हमारा, ये हमारा वाइट पीपीटी हो गया। सीधा मैं पीपीटी लिख देती हूँ, ये हमारा पीपीटी होता है। तो इस तरीके से हमारे पीपीटी निकलते हैं किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पर 2 सब्सटेंस थे, ये नए थे, और यहाँ पर जो 2 नए सब्सटेंस बने वो कुछ और नए बन गए, यानी कि इसमें 2 नए सब्सटेंस फॉर्म हुए। इसके इन दोनों से अलग, इनकी प्रॉपर्टीज अलग, इनका जो सब्सटेंस है एलिमेंट से सब अलग है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 और एग्जांपल लिख करके दे दिए हैं। इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें देगा पोटेशियम लेड आयोडाइड और उसके अलावा देगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो हमारा लेड आयोडाइड होता है ये हमारा क्या होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। ये हमारा येलो कलर का पीपीटी है, येलो पीपीटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि येलो कलर का पीपीटी कब बनता है, जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शंस पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराती है तो पोटेशियम जो लेड आयोडाइड हमें मिलता है वो हमारा येलो पीपीटी होता है और पोटेशियम नाइट्रेट हमें अलग से मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फाइड हमें मिलता है और H2SO4 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा CuSS क्यूपर सल्फेट है वो हमारा ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। अगर क्वेश्चन आता है ब्लैक पीपीटी कहाँ पर फॉर्म होता है तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, CuSO4 प्लस H2S इज इक्वल्स टू CuS प्लस H2SO4। ठीक है, तो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या देखा कि डबल एक्सचेंज यानी कि इसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, आयन्स एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं और दो नए सब्सटेंस यानी कि 2 कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, इस तरीके से एक्सचेंज हो रहे हैं और नए 2 सब्सटेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से विद एग्जाम्पल इसके बेस पे हमने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिए हैं। ये 4 एग्जाम्पल आपको समझने हैं और याद भी करने हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस का 5th टाइप है, रेडॉक्स रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।